हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का क्विज। करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज क्वेश्चंस कि जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है एंड क्यों है। सो इससे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प मिलेगी एंड साथ ही साथ जो जनरल अवेयरनेस के लिए लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि which of the following statements clearly describes the term genetic drift? A. Complete change in the genome of an organism due to excessive outbreeding. B. Small populations of the same species lose their advantageous genetic variant and get detrimental genetic variants very often. C. A drastic reduction in genetic diversity of various species in ecosystem due to crossbreeding. D. A drift in genetic diversity of various species in environment due to climatic change. So, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि जो स्मॉल पॉपुलेशन है ऑर्गेनिजम्स की उसमें से कोई भी ऐसा ट्रेट है, यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं एक रैबिट को, इट इज ब्लैक एंड व्हाइट इन कलर। सो हो सकता है कि उनकी जो ऑफस्प्रिंग है उनमें जो ब्लैक कलर है दैट बिकम्स डेट्रीमेंटल। सो एज अ रिजल्ट जो उनकी पॉपुलेशन में से कोई ऐसा डिस्टिंक्टिव ट्रेट है वो बिल्कुल ही गायब हो जाए। सो इट मीन्स कि कोई भी ऐसी स्मॉल पॉपुलेशन विच आर सब्जेक्ट टू रैंडम चेंजेस इन देयर जीन्स ड्यू टू विच दे लूज सम काइंड ऑफ यू कैन से एडवांटेजियस जेनेटिक वेरिएंट। ठीक है, सो अब डेट्रीमेंटल जेनेटिक वेरिएंट है मे ऑल्सो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू फैमिली कोर्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द सेटिंग अप ऑफ फैमिली कोर्ट्स एंड देयर फंक्शनिंग कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स in consultation with their respective high courts. Second, the courts are governed under the state legislation. Which of the statement given above is are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। वो क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंगली जो अर्लियर हमारे फैमिली कोर्ट सेटअप किए जाते थे वो स्टेट गवर्नमेंट के विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट की जब हम बात करें उनके अंडर ही रहते थे। सो अब एक नया बिल जो है लोकसभा में प्लेस किया गया है जो क्या करेगा, जो करेगा फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 को अगर हम कहें रिपील एंड एक नया एक्ट दैट इज फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल जो है वो आने वाला है। एंड उस बिल के अकॉर्डिंगली अब क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ जाएगा वो सारा का सारा जो हायरार्की हम फॉलो करते थे विद रिस्पेक्ट टू फैमिली कोर्ट्स अर्लियर इन अ स्टेट। सो अब क्या है, जैसे हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड की जब हम बात करते हैं सो वहां पे ऑलरेडी स्टेट लेजिस्लेशन के अंडर क्या हो रहा था, फैमिली कोर्ट्स एस्टैब्लिश थे। सो इन केस दिस बिल गेट्स पास एंड बिकम्स एन एक्ट, तो ये जो अब हिमाचल है या नागालैंड है यहाँ पे व्हाट विल हैपन, ये बिल जो है रेट्रोस्पेक्टिवली एक्टिव हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट अब हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड में जो प्री एग्जिस्टिंग फैमिली कोर्ट्स हैं वो डायरेक्टली अब आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जब हम डायरेक्टली बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल ऑफ 2022। So next question we have is consider the following statements regarding the Nyay Mitra scheme. First, it aims to facilitate expeditious disposal of 10 to 15 years old pending cases in high courts and subordinate courts. Second, it is operated out of district facilitation centers housed in common services centers. Which of the above statements are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, none of the above. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जब हम न्याय मित्र स्कीम की बात कर रहे हैं सो न्याय मित्र स्कीम के अंडर जो है अब जो 10 से 15 साल पुराने केसेस थे उनको फास्ट ट्रैक पे फाइनली उनके डिसीजन लेके आने की बात आई जा रही है। सो एज अ रिजल्ट जो भी रिटायर्ड अब जजेस होंगे, अब रिटायर्ड जज जो है वो न्याय मित्रा की तरह एक्ट करेंगे, यानी कि वो इन केसेस को टेकअप करेंगे एंड फाइनली इन केसेस को कहाँ लिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स की जब हम बात कर रहे हैं वहां पे यू विल बी कंसिडर्ड। तो क्या, तो इन केसेस के लिए भी डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स क्या होते हैं? सो दीज आर द सेंटर्स वेयर यू गो फॉर यू कैन से अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी, कई बार रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपने ग्रीवेंसेस को भी जब आप जो है एड्रेस करवाने जाते हैं सो यहाँ पे सबके सब जो हैं कंसिडर किए जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आपको गाइड किया जाएगा अगर आप करें लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के थ्रू भी एंड सारी की सारी जितनी भी रिक्वायर्ड वहाँ पे प्रोसेस होगा वहीं के अकॉर्डिंगली वहाँ पर डिसीजन जो है लिया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट जब हमें लोक अदालत के डिस्प्यूट की बात हो गई एंड साथ ही साथ जेल रिफॉर्म
फॉर्म्स की बात होगी उन्हें भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज आर करेक्ट. फर्स्ट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन formed in 2001. Second, India is a founding member of Shanghai Cooperation Organization since 2001. Third, Shanghai Cooperation Organization was established with a major objective of economic cooperation among the member nations. Select the option which is correct according to the code given below. A1 only, B1 and 2 only, C2 and 3 only, D3 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है जो 2001 में बनी थी. दूसरी चीज कि इंडिया इसका कभी भी फाउंडिंग मेंबर नहीं था, इंडिया ने इसे 2017 में ज्वाइन किया है अलॉन्ग विद पाकिस्तान. साथ ही साथ जब अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट को लेके कि मेजर ऑब्जेक्टिव इसका इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन नहीं था, इट वॉज फॉर्म ताकि पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखा जा सके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म कैंगरू कोर्ट and select the correct option. A, it is a special court that is constituted for appeal and permits the individual to jump to the lower courts for trial. B, it is an unofficial court held by a group of people in order to try someone without evidence as guilty of a crime. C, it is set up in order to conduct trials of matters pertaining to the wildlife protection. D, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि कैंगरू कोर्ट जो है एक्चुअली में ये कहाँ से डेवलप हुई, यूएसए से ली गई ये टर्म है, बट ये क्यों यूज की जाती है अभी तक ये श्योर नहीं है. सो इसका एक और नाम अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं मीडिया ट्रायल. ठीक है, सो मीडिया ट्रायल के अकॉर्डिंगली कि अभी ऑलरेडी केस ऑनगोइंग है, अभी तक सब डिसीजन जो है किसी भी कोर्ट ने नहीं दिया है, बट मीडिया इस केस को, उस पर्टिकुलर केस को इतना ज़्यादा हाइप कर देता है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि क्या एविडेंसेस पेश हो रहे हैं, किसी भी पर्सन को गिल्टी ऑफ अ क्राइम जो है वो कर दिया जाता है घोषित बाय द मीडिया. सो इसे हम मीडिया ट्रायल भी कहते हैं, जिसे कैंगरू कोर्ट भी कहा जाता है. सो रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज. सो कैंगरू कोर्ट या मीडिया ट्रायल शुड बी स्टॉप्ड कि हमें इतना ज़्यादा अपने आप को या जजमेंटल जो है मीडिया को नहीं होना चाहिए. दे शुड टेक अप सर्टन काइंड ऑफ डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी which they are holding towards the people and towards the world as well. So next question we have is कि with regard to fighter aircraft's capability of a nation, what do you understand by the term high-low mix? A, it is a mix of aircrafts that can fly at high altitude and the ones that can fly at low altitudes. B, it is a mix of aircrafts that can carry atomic weapons and the ones that can carry non-atomic weapons. C, it is a mix of aircrafts that are more expensive plus high-tech and the ones that are cheaper and simple. D, it is a mix of aircrafts that can cover a longer distance and the one that can cover smaller distance. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि हाई-लो जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका मीनिंग है कि लार्जर एंड मोर एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को भी आप यूज कर रहे हैं एंड आपका केपेबल एयरक्राफ्ट भी है, साथ ही साथ आपके पास एक छोटा एयरक्राफ्ट भी है अलॉन्ग विद सिंपलर एंड चीपर टेक्नोलॉजी. सो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि यूएस के पास F-22 है, F-16 है, चाइना के पास है J-20, J-10 जो वो डेवलप भी कर रहे हैं, पाकिस्तान भी काम कर रहा है J-10, JF-17 मिक्स के ऊपर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि which of the following statements best describes the term digital humanities? A, learning humanities subject online through innovative and new methodologies. B, it refers to the internet users who research online to find out new facts and findings about the unknown areas of humanity like history, art and culture. C, this is a new area introduced in the humanities which studies the applications of science and technology in history. D, application of mathematical models to understand new aspects of huge digital historical archives and collections. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ की जब हम बात कर रहे हैं, सो बेसिकली यहाँ पे हम कोई भी ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट होगा, इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ द कोडिंग विच वी आर यूजिंग नाउअडेज, कि हम जो है डिजिटल तरीके से ह्यूमैनिटीज़ को भी पढ़ा सके. सो अब जो रिसर्च भी कर रहा होगा ना, सो दैट पर्सन विल फर्स्टली लर्न कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स, अलॉन्ग विद दैट अगर वो किसी भी रिसर्च पे काम कर रहा है वो उस कोडिंग के थ्रू ही उस रिसर्च को पोर्ट्रे करेगा. दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिजिटल ह्यूमैनिटीज. सो अब ये यूज क्या कर रहा है डिजिटल मेथड्स को कि डेवलप किया जा सके एंड वी कैन गो इनटू डीपर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, लिटरेचर एंड आर्ट्स थ्रू डिजिटलाइजेशन. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज
कि which of the following statements are correct regarding the international north-south transport corridor? First, it is a multi-modal transport corridor. Second, it can help India bypassing Pakistan to access Afghanistan and Central Asia. Third, it will increase India's journey time by 5% compared to the conventional deep sea route via Suez Canal. Select the correct answer using the code given below. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all of the above. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में. तो यहाँ पे हम बाईपास करेंगे पाकिस्तान को ताकि इंडिया को कनेक्ट किया जा सके टू सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान. ठीक है, सो अब इससे क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट हो जाती है. सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि बाईपास कर रहे हैं. ठीक है, दूसरी चीज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, करेक्ट हो जाती है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स. थर्ड के अकॉर्डिंगली जो है अगर हम ऐसे रूट को डेवलप करना चाह रहे हैं तो वो एक लंबे रूट को क्यों अपनाना चाहेगा जब एक नए मॉडल को हम जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. कैसे कि जो 5% से अगर हम बता रहे हैं सेकंड थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, सॉरी, कि कन्वेंशनल डीप सी रूट के अकॉर्डिंगली 5% उससे ज्यादा टाइम लेगा तो उसे डेवलप ही क्यों करना. ठीक है, या अर्लियर इट कुड हैव बीन यूज्ड, बट अभी से डेवलप करने का मतलब ही यही है कि जो हमारा टाइम है वो बच सके, पैसा बच सके. सो एज अ रिजल्ट 40% जो है वो टाइम हमारे कन्वेंशनल रूट से वो बच जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि consider the following statements. First, India does not have formal diplomatic ties with Taiwan. Second, while following the One China policy, India has established India-Taipei Association in Taipei for diplomatic engagements. Third, Taiwan Strait is a narrow body of water that separates Taiwan from the mainland China. Which of the above statements are correct? A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3, D all of the above, यानी कि 1, 2 and 3. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है कि इंडिया के फिलहाल ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं चल रही हैं. दूसरी चीज कि वन चाइना पॉलिसी के इंडिया कंसिडर करता है ताइवान को एज अ पार्ट ऑफ चाइना, उसको फॉलो करते हुए इंडिया ने डिप्लोमेटिक फंक्शंस के लिए एक ऑफिस ताइपाई में बनाया है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड चीज है कि ताइवान ने ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर को सेटअप किया था न्यू दिल्ली में एंड दे बोथ वर एस्टैब्लिश इन 1995. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि Hellfire R9X missile recently seen in news belongs to A. Russia, B. China, C. USA, D. Israel. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. तो रिसेंटली न्यूज में था एक सीक्रेट वेपन है या निंजा मिसाइल जो है उसे यूएसए ने लॉन्च किया था. पर्टिकुलरली किस लिए, ताकि अलकायदा के जो चीफ हैं दैट इज आयमान अल जवाहिरी को जब मारने के लिए उन्हें लॉन्च किया. सो ये जो मिसाइल है ना, इट हैज़ अ स्पेशल टेक्निक जिससे वो आसपास की सराउंडिंग के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किए बगैर किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को जाकर हिट कर देता है इन अ पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी. सो इवन इफ इट वांट्स टू पेनिट्रेट एनी काइंड ऑफ, अगर आप कहें बिल्डिंग या स्ट्रक्चर, सो आसपास के एरिया को डिस्ट्रॉय किए बगैर इट कैन वेरी वेल थ्रू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स प्रोपेलर्स इट कैन एंटर दैट थिंग एंड इट कैन रीच इट्स टारगेट एज पर द सेट प्रोजेक्टरी. सो ये इसकी खासियत है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि which of the following is not a part of India's climate action Panchamrit commitment? A. To reach 500 gigawatt non-fossil energy capacity by 2030. B. Reduction of the carbon intensity of economy by 45% by 2030 over 2005 levels. C. Achieving the target of net zero emissions by 2040. D. To achieve 50% of its energy requirements from renewable energy by 2030. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि जो हमारा पंचामृत है इसे COP26 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने किया था घोषित, जिसके अकॉर्डिंगली अब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज में जो कि ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, यहाँ पे एक कमिटमेंट इंडिया ने दी थी टू द होल वर्ल्ड. सो पंचामृत में द फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ पॉइंट्स वर करेक्ट, यानी कि हमें रीच करना है 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030. पंचामृत है, 5 प्रोमिसेस किए हैं. सो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट थी उसमें नेट जीरो एमिशंस प्रॉमिस किए हैं बाय 2070 एंड नॉट बाय 2040. सो दिस वाज द डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि which of the following countries are part of mineral security partnership? First Australia, second India, third Japan, fourth New Zealand, fifth Sweden,
6th यूनाइटेड किंगडम एंड 7th यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली ए में 1, 2, 3, 4 एंड 7 ओनली, बी 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ओनली, सी 1, 3, 5, 6 एंड 7 ओनली, डी 1, 2, 4 एंड 6 ओनली. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. तो सी के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं 1, 3, 5, 6 एंड 7. ऑस्ट्रेलिया, जापान, then we have Sweden, United Kingdom and USA. They are a part of Mineral Security Partnership. बट ये है क्या? सो बेसिकली वर्ल्ड जो है अपनी डिपेंडेंसी यानी कि जो सेट कंट्रीज हैं दे वांट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑफ मिनरल्स चाइना के ऊपर से. ठीक है, सो उन्होंने एक पार्टनरशिप बना ली है, एक जॉइंट सिक्योरिटी पार्टनरशिप है जिसको लीड कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ताकि हम चाइना के ऊपर मिनरल जो डिपेंडेंसी है वो कम कर सके. सो इंडिया करंटली इस पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है. So next question we have is कि consider the following statements about lumpy skin disease. First, lumpy skin disease is a viral disease that affects the cattle. Second, there is no vaccine currently available against the disease. Third, the mortality rates are above 90% in the infected animals. Which of the above statements are correct? A 1 only, B 2 only, C 1 and 3 only, D all of the above. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ करेक्ट, कि जो लंपी स्किन डिजीज है वायरल डिजीज है, कैटल में आती है. ठीक है, बोवाइन जिसको हम बोलते हैं कैटल्स एंड बफलोज में आती है. सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि हमारे पास 3 अप्रूव्ड वैक्सीन है ऑलरेडी इसके लिए, लंपी स्किन डिजीज के लिए. थर्ड स्टेटमेंट इज कि इसमें 90% मोर्टैलिटी रेट नहीं है, सिर्फ 10% मोर्टैलिटी रेट है विद रिस्पेक्ट टू लंपी स्किन डिजीज. तो जो स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 सर्टिफाइड वैक्सीन या 3 लाइसेंस वैक्सीन है. दे आर LSGV के अकॉर्डिंग नीथलिंग वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, कैनियन शीप भी बोलते हैं, एंड गोट पॉक्स जिसको O180 स्ट्रेन भी कहा जाता है. ये वैक्सीन अवेलेबल है फॉर लंपी स्किन डिजीज इन द कैटल एंड बफलोज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि अल नजा इज अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ए बहरीन, बी ओमान, सी कतर, डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के इंडिया और ओमान के बीच में होती है ये एक्सरसाइज जिसको हम अल नजा बोलते हैं. सो इस साल जो है इसकी 4th एडिशन होनी है एंड इस बार क्या है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के ऊपर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी. सो लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज आर करेक्ट. फर्स्ट, इट इज अ कंटेजियस एंड फेटल डिजीज इन डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स. सेकेंड, इट इज एंडेमिक टू साउथ ईस्ट एशिया. Third, it is a zoonotic disease that easily spreads from pigs to humans. Select the correct option. A 1 only, B 1 and 2 only, C 3 only, D 1 and 3 only. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत है. ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, सो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली फेटल डिजीज है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स में क्योंकि 100% मोर्टैलिटी रेट है इसके अंदर. सो फाइनली अगर कोई भी किसी के अंदर भी या किसी भी पॉपुलेशन ऑफ पिग में अगर ये स्प्रेड हो जाती है, इन ऑर्डर टू अवॉइड इट स्प्रेडिंग, इसमें कलिंग जो है वो यूज की जाती है, यानी कि स्लॉटर करना पड़ता है उन एनिमल्स को ताकि ऐसी पॉपुलेशन जो कि कैरी कर रही है इस डिजीज को वो आगे इस डिजीज को फर्दर स्प्रेड ना करे. सो सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एंडेमिक टू साउथ ईस्ट एशिया ये बिल्कुल गलत है. अफ्रीका से ये जो डिजीज है फर्स्ट टाइम जो है ओरिजिनेट हुई थी. सो सेकंड स्टेटमेंट गलत है. थर्ड कि जूनोटिक डिजीज है यानी कि एनिमल्स टू ह्यूमंस में फैलती है. सो ऐसा नहीं है, इट स्प्रेड्स फ्रॉम ओनली एनिमल्स टू एनिमल्स विच डज नॉट मेक इट अ जूनोटिक डिजीज. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. डू कॉमेंट योर स्कोर्स एंड कोई भी क्वेरी है डू कॉमेंट दैट एज वेल. सो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू सब्सक्राइब द चैनल and thank you so much.